हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन मैं आपको करवाऊंगा, ये बहुत ही डिस्क्रीट वे में मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में लिखा है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल में मैंने अभी फ़िलहाल लिखा है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा उसी हिसाब से लिखा है कि थोड़ा हमें क्या कहते हैं शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि हमें क्विक रिवीजन करनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत ही डिस्क्रीट लिखा है। तो चलिए पढ़ देते हैं। इनिशिएशन। सबसे पहले तो क्या होगा, इसमें हमारे पास प्रिग्नो बॉक्स होता है, और है ना, ऐसा हमारे पास एक रीजन होता है जहाँ पे इनिशियल साइट होती है जो बाइंडिंग की जो बेसिकली इनिशियल साइट होती हैं बाइंडिंग जहाँ से शुरू होगी, जहाँ से मतलब बेसिकली उन साइट से जो है बाइंडिंग शुरू होगी। तो वो देख, उसका नाम है पेरिब्नो बॉक्स। वो कम से कम 10 रीजन, अप्रॉक्सीमेटली 10 रीजन्स का होता है। जैसे 35 सीक्वेंसेस का, ऐसे ऐसे ये है 35 सीक्वेंसेस का, ये TATAAT, इस प्रकार से उसमें कोडिंग होती है बेसिकली। कोड मतलब उसमें ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, कंसेंसस सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था पिब्नो बॉक्स में क्या कैसे कंसेंसस सीक्वेंस होते हैं, TATAAT। तो ऐसे कंसेंसस सीक्वेंस पिब्नो बॉक्स में होते हैं, इसीलिए मैंने लर्निंग के बेसिस पे मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े पॉइंट लिखे हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 35 सीक्वेंस जो होता है वो GCCATA, ये कंसेंसस सीक्वेंस इसका होता है। ये कंजर्व सीक्वेंस होता है टी वाला, थोड़ा सा कंसेंसस जो होता है वो चेंज हो सकता है। ये लास्ट वाला कंजर्व्ड है, कंजर्व जो होते हैं वो चेंज नहीं होता। अब हम इनिशिएशन की अगर बात करें, एक इसमें होता है एन टर्मिनल डोमेन, एक होता है सी टर्मिनल डोमेन। एन टर्मिनल डोमेन असेंबली ऑफ आरएनए पॉलीमरेज करवाता है। जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी असेंबली होगी, तभी जो है प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और सी टर्मिनल डोमेन जो है नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन करवाता है प्रमोटर के साथ। तो इनिशिएशन में हमें 3 कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। इनिशिएशन तब होता है जब वो जैसे प्रिब्नो बॉक्स और ये वाला जो रीजन है TA टाटा AT, बेसिकली ये वाला जो सीक्वेंस आएगा, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ इनिशिएशन यहाँ से शुरू है। बेसिकली इनिशियल आरएनए की इनिशियल बाइंडिंग के लिए ये चाहिए, जो इनिशियल बाइंडिंग के लिए चाहिए। पहले एन टर्मिनल में क्या होगा, एन टर्मिनल में वो असेंबली होगी आरएनए पॉलीमरेज की, फिर नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगी प्रोमोटर से, फिर वो आगे बढ़ेगा। तो 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनते हैं। एक बनता है क्लोज कॉम्प्लेक्स, एक बनता है ओपन कॉम्प्लेक्स, और तीसरी चीज़ होती है एबॉर्टिव इनिशिएशन। ये पूरा प्रोसेस एक इस हिसाब से सीक्वेंस में चलता है, पहले क्लोज कॉम्प्लेक्स फिर ओपन कॉम्प्लेक्स। क्लोज कॉम्प्लेक्स का मतलब वो है कि जब सारे जो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज के कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमने पढ़े थे ना आरएनए पॉलीमरेज के कंपोनेंट्स जो हमने पढ़े थे डिफरेंट, ये देखिए यहाँ पे पढ़े थे डिफरेंट दो अल्फा बीटा डैश बीटा ओमेगा। तो ये सारे जो आरएनए के कंपोनेंट्स हैं, ये सारे जब क्या कहते हैं हमारे जब जुड़ जाएंगे, जब ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं इसमें जुड़ जाएंगे, किसमें भला, ये जो स्ट्रैंड है, ये जो जो है हमारा, जिसकी हमने ट्रांसक्रिप्शन करवानी है डीएनए में, ये जब जुड़ेंगे इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। सारे ये जुड़ गए, फिर क्या होगा, ओपन कॉम्प्लेक्स। ओपन कॉम्प्लेक्स जब आरएनए पॉलीमरेज आरएनटीपीज को ऐड करेगा, तो यहाँ पर जब आरएनए पॉलीमरेज ऐड होगा तो वो क्या कहते हैं इसको खोलना शुरू करेगा, तो उसको बोलते हैं ओपन कॉम्प्लेक्स। आरएनए पॉलीमरेज आरएनटीपीज जो हैं, जो आरएनटीपीज कई सारे आरएनटीपीज से जुड़ जुड़ के चेन बनाएंगे, तो वो बनाना शुरू कर देंगे ना, तो पूरा हमारा जो ट्रांसक्रिप्ट है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जुड़ेगा आ करके, है ना, आरएनए पॉलीमरेज जो है सिग्मा जो है, बेसिकली सिग्मा जो है वो क्या करेगा, करता है वो ब्लॉक कर देता है, आरएनए पॉलीमरेज के एग्जिट को ब्लॉक कर देता है। तो ओपन कॉम्प्लेक्स ऐसा है, जब हम यहाँ पे आरएनटीपीज जुड़ने शुरू हो गए तो ये ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर क्या होगा, और फिर है एबॉर्टिव इनिशिएशन। एबॉर्टिव इनिशिएशन में क्या है, बेसिकली यहाँ पर शॉर्ट आरएनए सीक्वेंस जो है वो रिलीज होते हैं, जैसे यहाँ से बनते रहेंगे और रिलीज होते रहेंगे, बनते रहेंगे रिलीज होते रहेंगे। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट एबॉर्टिव इनिशिएशन। छोटे आरएनए सीक्वेंसेस बनेंगे। आरएनए सीक्वेंस इसलिए बन रहा है क्योंकि सिग्मा जो है वो ब्लॉक कर रहा है एग्जिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए पॉलीमरेज को आगे
मतलब आगे वो क्या कहते हैं बनने नहीं दे रहा, पूरा बनने नहीं दे रहा, इसलिए छोटे-छोटे ही बन रहे हैं। जब ये सिग्मा यहाँ पर होगा, सिग्मा सिग्मा का काम बेसिकली हमारे को उसकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है, तो कोर एंजाइम में होलो एंजाइम जब बनता है ना, तो बेसिकली रिकॉग्निशन और करेक्ट बाइंडिंग के लिए जो है वो हमारे को चाहिए होलो एंजाइम। तो करेक्ट बाइंडिंग जब हो गई, तो करेक्ट बाइंडिंग के बाद ये थोड़ा सा खुल गया, जब बाइंडिंग हुई क्लोज कॉम्प्लेक्स बना, फिर जब ये थोड़ा खुला तो ये ओपन कॉम्प्लेक्स बना, फिर जब ओपन कॉम्प्लेक्स के बाद जब सिग्मा यहाँ पे रहेगा, सिग्मा यहाँ पे है, इसी वजह से यहाँ पे शॉर्ट एबॉर्टिव इनिशिएशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा है। सिग्मा क्या कर रहा है, इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, जो उसकी जो एमआरएनए की जो चेन बन रही है, ट्रांसक्रिप्ट जो बन रही है, उसको वो आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि वो ब्लॉक करके रखता है एग्जिट चैनल्स, एग्जिट चैनल को ब्लॉक करके रखता है। फिर जब वो ब्लॉक रहता है, एग्जिट चैनल ब्लॉक रहते हैं, तो छोटे 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 जो आरएनए सीक्वेंस है वो टूट टूट के निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं। तो जब ये निकलते रहेंगे तो इसको बोलते हैं हम अबॉर्टिव इनिशिएशन। ये क्वेश्चन में पूछ लेता है अबॉर्टिव इनिशिएशन क्या है ना। ये सारी डेफिनेशन टर्म्स आप याद रखें। क्लोज कॉम्प्लेक्स क्या है, ओपन कॉम्प्लेक्स क्या है, अबॉर्टिव इनिशिएशन क्या है। अबॉर्टिव इनिशिएशन तब हो रहा है जब सिग्मा जो है, सिग्मा यहाँ पे लगा हुआ है, सिग्मा जब हट जाएगा, व्हेन सिग्मा रिलीज्ड, तब इग्लोंगेशन शुरू हो जाएगा। सिग्मा जो है वो बेसिकली यहाँ पे ब्लॉक करके रखता है आरएनए के एग्जिट को। जो एमआरएनए जो है वो छोटा छोटा एमआरएनए बनेगा और फिर क्या होगा, एग्जिट नहीं हो पाएगा बेसिकली, है ना। एग्जिट आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे तो आगे तभी बढ़ेगा जब ये सिग्मा हट जाएगा, सिग्मा हटेगा तभी आगे बढ़ेगा। उसको बोलते हैं, उस फेनोमेना को बोलता है प्रोमोटर क्लियरेंस। प्रोमोटर क्लियरेंस बेसिकली जब ये जो हमारा जो स्ट्रैंड बन रहा है एमआरएनए का, वो बढ़ते 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 आगे आगे बढ़ा, तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम प्रोमोटर क्लियरेंस। तो ये जो टर्म्स है अबॉर्टिव इनिशिएशन, प्रमोटर क्लियरेंस, ओपन कॉम्प्लेक्स, क्लोज कॉम्प्लेक्स, ये सब हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी है। क्लियरेंस पॉलीएनाइन हैपेरिन। हैपेरिन एक ऐसा वो है बेसिकली, ऐसा कंपोनेंट, ऐसा कंपाउंड है जो क्या कहता है, इनहिबिट करता है ट्रांसक्रिप्शन को इन विट्रो। अगर हम हैपेरिन डाल देंगे तो ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं, इनहिबिट हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बेसिकली जब इलोंगेशन हो रहा है, तो इलोंगेशन होगा फिर तो पूरा हमारा एमआरएनए बन ही जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा ही यहाँ पर लिखा है एज अ रिवीजन फॉर के लिए, मैंने थोड़ा ही लिखा है यहाँ पर कि हमें थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें जैसे पता होनी चाहिए, क्लोज कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ओपन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अबॉर्टिव इनिशिएशन और प्रमोटर क्लियरेंस क्या होता है। तो इन सब चीज़ों का हमें यहाँ पे पता चल गया है ना, आपको यहाँ पे पता चल गया ना। तो बस यही, इसीलिए मैंने ये बात यहाँ पर लिखी है, इतना ही इंपॉर्टेंट है फिलहाल इसके लिए। अगर आप जैसे शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स पढ़ने के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है जो हम इनिशिएशन और इलोंगेशन में पढ़ते हैं। इनिशिएशन हो गया हमारा, इलोंगेशन भी हो गया हमारा, प्रमोट ये सिग्मा हट जाएगा तो इलोंगेशन होगा। जब बेसिकली इलोंगेशन में क्या है, जो RNTPs है वो ऐड होते जाएंगे, mRNA की चेन्स जो है वो बनती जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है इनिशिएशन इलोंगेशन में। इम्पॉर्टेंट जो है वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जो है हमारे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अब हम जान लेते हैं कि टर्मिनेशन में क्या होगा। तो दो प्रकार की टर्मिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन और एक है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो इंडिपेंडेंट और रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन दो प्रकार की है। रो, इसमें कोई एक्सटर्नल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सटर्नल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसमें बेसिकली हमारे पास हेयर पिन लूप बनता है। तो हम ये देखेंगे कि वो हेयर पिन लूप कैसे बनता है, क्या उसका फेनोमेना है ना, पूरा देखेंगे। इसमें नो एक्सटर्नल प्रोटीन रिक्वायर्ड, दो सीक्वेंस एलिमेंट्स यहाँ पे चाहिए होते हैं, दो सीक्वेंस एलिमेंट, इंट्रिंसिक टर्मिनेटर। हाँ, इंट्रिंसिक टर्मिनेटर चाहिए इसमें, जो खुद ही टर्मिनेट करे बेसिकली, है ना। जब टर्मिनेशन करवाना है तो हमें इंट्रिंसिक टर्मिनेशन इसमें चाहिए जो रो इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे रो प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो है वो रो प्रोटीन की ज़रूरत है ना। देखो लिखा भी है रो प्रोटीन रिक्वायर्ड, जो कि हेक्सामेरिक प्रोटीन है, रिक्वायर्ड ATP, जिसको ATP की जरूरत होती है। तो बेसिकली ये अभी हम देखेंगे, अभी फिलहाल हम यहाँ पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे दो सीक्वेंस एलिमेंट्स की जरूरत है, एक है शॉर्ट रिपीटेड इन्वर्टेड रिपीट्स, शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट्स, और एक है AT रिच सीक्वेंसेस। शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट्स क्या होते हैं, शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट्स जो होते हैं वो ऐसे कुछ होते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए बने हुए हैं इन्वर्टेड रिपीट्स, ऐसे शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट्स है। और
80 रिच सीक्वेंस। ये जो शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं ये यहाँ पे और यहाँ पे जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये वाला जो बना हुआ है ना इसकी कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे है ना, ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और ये आपस में क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जब खत्म करना है ऐसे रिपीट्स जो होते हैं ये आपस में ऐसा ऐसे जुड़ जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री है, जी के साथ सी, के साथ ए, ऐसे ऐसे ये जुड़ जाएंगे। फिर ये जब जुड़ जाएंगे ये है शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट्स। जब ये जुड़ जाएंगे शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट्स तो ये हेयर पिन लूप का हेयर पिन स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऐसा आपने देखा होगा हेयर पिन होता है ना, तो ऐसे जुड़ गया हेयर पिन आ गया। तो फिर जब ये ऐसा बन गया तो क्या होगा, ये हॉल्ट्स आरएनए पॉलीमरेज को रोकते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जब ऐसी एक हेयरपिन लूप का स्ट्रक्चर बन जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो रुक जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज जब रुक जाएगा 80 रिच सीक्वेंसेस फिर फॉर्म होंगे बेसिकली। ये देखिए 80 रिच सीक्वेंस ए यू बेस पेयर वीकेस्ट, हाँ तो रिलीज, तो ऐसे हमारा ये टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज में क्या होगा, फिर 80 रिच सीक्वेंस आ जाएगा, ए टी और ए यू सीक्वेंस आ जाएगा। तो जब ये रुक जाएगा ए यू ए यू ए यू ए यू ए यू ऐसे ऐसे यहाँ बनेंगे। तो ये इसलिए बनने शुरू हुए क्योंकि यहाँ पे आगे हमारे पास हेयरपिन लूप है। फिर जब ये वीकेस्ट ए यू जो होता है वो वीकेस्ट होता है, वीकेस्ट बेस पेयर होता है। बेसिकली जब ये वीकेस्ट वाले जो बनेंगे तो ये टूट जाएगा, यहाँ से कि टूट जाएगा। फिर जब ये टूट जाएगा तो हमारा जो है ये हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा और जो हमारा जो एमआरएनए जो बना है वो हमारा अलग हो जाएगा। तो ऐसे जो है वो टर्मिनेशन हो जाएगा हमारा। तो ऐसे ये एक प्रकार का टर्मिनेशन है। इसमें हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक इसमें हमें चाहिए शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट्स, तो हाँ इसमें एक चाहिए हमारे को शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट्स और दूसरा चाहिए हमारे को 80 रिच सीक्वेंसेस, 80 रिच सीक्वेंसेस चाहिए। तो बेसिकली आप इसको जल्दी से अच्छे से पढ़ें और ऋषभ लाइफ साइंसेस को आप सब्सक्राइब करें। तो अब हम पढ़ेंगे रो इंडिपेंडेंट का क्या है फंक्शन। तो जैसा यहाँ पे लिखा था ये है एक्सटर्नल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है रो इंडिपेंडेंट में, डिपेंडेंट वाले में रो की रिक्वायरमेंट है। कुछ ऐसा ही प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4 5 6 6 इसमें क्या कहते हैं ऐसे आपस में बाइंड होते हैं, 6 हेक्सामेरिक प्रोटीन होते हैं रिक्वायर एटीपी, और इसमें एटीपी की भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो क्या बेसिकली यहाँ पे हो रहा है, रो प्रोटीन बाइंड्स टू रट साइट्स, जो रट साइट्स होती हैं बेसिकली। तो फ्रेंड्स आप तो देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं क्या कहते हैं, देखिए ऋषभ लाइफ साइंसेस में अभी हम पढ़ रहे हैं ये रो इंडिपेंडेंट का जो हमारा टर्मिनेशन होता है इसमें हमारे को रो प्रोटीन चाहिए है ना, और हेक्सामेरिक प्रोटीन रिक्वायर्ड है फॉर द एटीपी। और हेक्सामेरिक प्रोटीन जी होता है, रो प्रोटीन क्या होता है, हेक्सामेरिक प्रोटीन होता है जिसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो रो प्रोटीन जो बाइंड टू रट साइट, ये रट साइट से बाइंड करता है। रट साइट जो है वो रो यूटिलाइजेशन साइट, इसका फुल फॉर्म है रो यूटिलाइजेशन साइट। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, टर्मिनेशन सीक्वेंस यहाँ पे ये आ गया। टर्मिनेशन सीक्वेंस के 100 न्यूक्लियोटाइड आगे एक रट साइट्स होती हैं, रट साइट, रो सेंसिटिव पॉज साइट भी इसको बोल सकते हैं। 100 न्यूक्लियोटाइड अवे फ्रॉम रट साइट, ये रट साइट है जो है इसके 100 न्यूक्लियोटाइड अवे जो है ये जब ये रट साइट आएगी, जैसे बंदा बन रहा है, जैसे हमारा आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बन रही है, तो जब वो 100 न्यूक्लियोटाइड अवे जो एक पॉज साइट आएगी, वो इसलिए आई पॉज साइट क्योंकि यहाँ पे रट साइट है। तो पॉज जो 100 न्यूक्लियोटाइड अवे यहाँ पे मतलब यहाँ पे बेसिकली ये रट साइट की पॉज साइट आगे फिर यहाँ पे रुक जाएगा। ये देखिए यूजेस एटीपी एनर्जी की यूज करता है, ट्रांसलोकेट इट एंड टू टू डी आरएनए डीएनए हाइब्रिड। आरएनए डीएनए ऑब्वियसली यहाँ पे आरएनए बन रहा है और डीएनए भी बन रहा है यहाँ पर, है ना जी। ये देखिए सीक्वेंस है, तो ये वहां पे जाता है, तो ये वहां पे कहाँ पे जाएगा, ये एटीपी का यूज करेगा और बेसिकली पॉज साइट पे जाएगा। जो पॉज साइट है वहाँ पे है ना 100 न्यूक्लियोटाइड अवे रेड साइड से, ये रेड साइड वहाँ पे जाएगी। तो ये जाएगा डीएनए और वहाँ पे जाके अनवाइंड कर देगा, अनवाइंड करेगा, उसको खोल देगा, ठीक है, उसको खोल देगा और हमारा जो टर्मिनेशन जो है वो हमारा हो जाएगा।
प्रोकैरियोट्स जो है, प्रोकैरियोट्स जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, प्रोकैरियोट्स जो है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, है ना। साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन और साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियस होते हैं। और यूकेरियोट्स में न्यूक्लियस में जाके आगे जाके जो है ट्रांसक्रिप्शन हो देखने को मिलता है, जो कि है ना, जब हमारा जब स्प्लाइसिंग होती है बेसिकली, है ना, स्प्लाइसिंग होती है, फिर आगे जाकर जो है वो आगे का काम होता है, जो हमारा ट्रांसलेशन है बेसिकली, ट्रांसलेशन वो आगे जाके होता है, न्यूक्लियस डिफरेंट स्पेस में जाके हमारा जो है वो ट्रांसलेशन होता है डिफरेंट स्पेस में। और यहाँ पे दोनों चीज़ें, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही जगह में हो रही है प्रोकैरियोट्स में, यहाँ पे न्यूक्लियस में जाके हो रही है। आगे हम स्प्लाइसिंग भी पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन में जो स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे, फिर है ना कई कुछ देखेंगे हम इसको। आप फिर जुड़े रहिए बस आप ऋषभ लाइफ साइंसेस के साथ। एक नई हाइपोथेसिस जो है वो क्या है उसको भी जान लेते हैं। इफ टर्मिनेशन सीक्वेंस कम, जब टर्मिनेशन सीक्वेंस आता है तो ये डेल्टा और नस जी जो है रिमेन बाउंड टू आरएनए पॉलीमरेज ऑल द टाइम। इस पे ये लिखा हुआ है कि नस जी और ये ऐसा डेल्टा और नस जी जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के से हमेशा बाइंड रहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज से हमेशा ये बाइंड रहते हैं। टर्मिनेटर सीक्वेंस कम एंड हेलिकेज एक्टिविटी बाय नस जी। फिर जो है हेलिकेज एक्टिविटी जो नस जी की जब टर्मिनेशन सीक्वेंस आता है तो क्या होता है, हेलिकेज एक्टिविटी नस जी जो जीन है वो उसकी हेलिकेज एक्टिविटी जो है वो हो जाती है शुरू, और वो अनवाइंड कर देती है। बेसिकली यहाँ पर जो है हमने देखा था ना, यहाँ पे देखिए ये जो रट साइट वाला कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा ओल्ड कंसेप्ट है। तो जो नया साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया है वो नस जी वाला कंसेप्ट करा है। नस जी जो है वो हमेशा ही जैसे यहाँ तो रट साइट थी, फिर क्या कहते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करा आके, है ना, फिर आरएनए पॉलीमरेज से वो बाइंड करते हैं एटीपी आरएनए और डीएनए से वो बाइंड करेंगे हाइब्रिड से, ट्रांसलोकेट इट टू एनिमेट और अनवाइंड करेंगे उनको। यहाँ पर है कि नई बात ये है कि इफ़ टर्मिनेशन कम्स तो नस जी जो नाम का जो प्रोटीन है वो बाउंड रहेगा, हमेशा ही बाउंड रहेगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ। और फिर जब टर्मिनेशन सीक्वेंस आएगा, जैसे हमेशा बाउंड रहेगा, फिर जब टर्मिनेशन सीक्वेंस आएगा, है ना, कोई सीक्वेंस है जैसे कोई टर्मिनेशन सीक्वेंस है ना, जब वो आएगा ना तब वो एक्टिवेट होगा और हेलिकेज एक्टिविटी की मदद से नस जी फिर वो टर्मिनेशन करवा देगा। ये एक नई साइड है, ये आप याद रख सकते हैं थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे तभी लिखा हुआ है। अब हम आगे का जो है, अब हम ओपेरॉन स्टार्ट करेंगे। लैक ओपेरॉन हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो, या फिर पहले हम उसको कुछ और स्टार्ट कर लेते हैं, पहले इसका ना आगे का जो प्रोसेस है हम वो स्टार्ट कर लेते हैं। फिर ओपेरॉन जो है, ट्रिप्टोफान ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन मैं आपको बाद में करा दूंगा, है कि नहीं? आई थिंक पहले हम फिर ट्रांसक्रिप्शन का यूकैरियोटिक वाला ट्रांसक्रिप्शन कर लेते हैं। आज हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। कल हम इसके वो देखेंगे आगे का प्रोसेस। आज हम थोड़ा ही पढ़ेंगे इसके यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा आप भी अच्छे से रिवाइज करें, है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो देखते हैं इसमें, क्योंकि स्प्लाइसिंग भी है, कैपिंग भी है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बहुत लंबा है, इसलिए आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो शुरू तो करें, है ना। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में देखिए, प्रोकैरियोट में एक आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है। यहाँ पे तीन प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होते हैं, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। ये तो हमने डिफरेंस में पहले देखा भी था, जब मैंने आपको डिफरेंस करवाया था। एक बार इसका डिफरेंस मैं फिर से बता देता हूँ, तो क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से, तो हम डिफरेंस, ये देखिए आ गया डिफरेंस आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
ये देखिए डिफरेंस, देखिए सिंगल यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का यूज़ होता है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में 5 टाइप्स हैं, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, जैसे आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, है ना। और एमआरएनए और एचएनआरएनए एक ही बात है, एचएनआरएनए से ही एमआरएनए बनता है। यहाँ पे सिग्मा टू इनिशिएट प्रोमोटर, यहाँ पे सिग्मा की ज़रूरत होती है ना, इनिशिएट करने के लिए, प्रमोटर को इनिशिएट करने के लिए सिग्मा की ज़रूरत होती है। यहाँ पे कोई सिग्मा की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो है वो बाइंड करता है बिफोर पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो है वो बाइंड करता है। रिक्वायर्ड रो प्रोटीन टू टर्मिनेट, यहाँ पे रो की ज़रूरत है टर्मिनेट करने के लिए, यहाँ पे रो की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने देखा भी था बिना रो से भी जो टर्मिनेशन जो होता है वो कैसे होता है। ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। बाकी इसमें ड्रग्स दे रखी है, रिफएम्पिसिन, एक्टिनोमाइसिन तो दोनों को ही इनहिबिट करती हैं। यहाँ पे रिफएम्पिसिन है, आरएनए प्रोकैरियोट्स में यहाँ पे है अल्फा एमिनिटिन। तो ये एक थोड़ा सा हमारे को, मैंने जानबूझ के बताया ना, इसको शुरू करने से पहले मैंने थोड़ा सा डिफरेंस आपको फिर से बता दिया इस क्लास में। तो देखिए यहाँ पर, हाँ, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो मेजर है, मेजर आरएनए पॉलीमरेज है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ मिलकर क्या करती है, आरएनए पॉलीमरेज कर लेनी, इसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की भी ज़रूरत है, तभी ही जाकर क्या कहते हैं ये इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करवाएगी, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ये करवाएगी। तो आप इसको उस हिसाब से समझिए कि ये मैंने यहाँ पे ना वो भी करवा रखे, डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है उसकी मैंने यहाँ पे निमोनिक्स भी लिखा हुआ है। तो पहले डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये देखिए। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। लाइव क्लासेस तभी मैं आपको ले पाऊंगा अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना, नहीं तभी मैं लाइव क्लासेस भी ले पाऊंगा, ये कारण भी है। तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए रिशेप लाइफ साइंसेस को। तो देखिए एक्स्ट्रा मीडिएटर कॉम्प्लेक्स और क्रोमेटिन मॉड्यूलेटर, ये भी यहाँ पे काम करते हैं, है ना। जो मीडिएटर कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्रोमेटिन मॉड्यूलेटर होते हैं, ये भी यहाँ पे काम करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, D, E, F, H, ये सब यहाँ पे काम करते हैं। अब हम इसका निमोनिक्स एक बार पहले देख लेते हैं। एप्पल, डॉग, एप्पल, A से एप्पल, B से बॉल, D से डॉग, E से एलिफेंट, फैन, H से हेलीकॉप्टर। इसका मैंने निमोनिक्स बना रखा है। तो इसी हिसाब से, उस हिसाब से बना रखा है, जो जो बारी बारी आते हैं ना, जिस हिसाब से ये आते हैं। पहले आता है डी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। बेसिकली अब शुरू कर लेते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे, फिर हम बाद में इसका निमोनिक्स देखेंगे। ये मैंने बस ऐसे लिख रखा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आएगा। वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे स्टार्ट है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो है TBP, पहले वो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के पास जो है उसके ऊपर आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। और टाटा बाइंडिंग, ये जो टाटा डोमेन है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ये 30 न्यूक्लियोटाइड्स अवे है फ्रॉम द स्टार्ट साइट। प्रमोटर से 30 न्यूक्लियोटाइड अवे है ये टाटा प्रोटीन। टाटा पे बाइंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। यहाँ पे पढ़ लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के बारे में क्या लिखा है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो है वो रिकॉग्नाइज करता है माइनर ग्रूव ऑफ टाटा थ्रू रीजन्स ऑफ बीटा शीट। ये ना इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चंस में ये लैंग्वेज आती है, दैट्स द रीजन मैंने यहाँ पे ये लिखा है। रिकॉग्नाइज, ये माइनर ग्रुप को रिकॉग्नाइज करता है ऑफ टाटा थ्रू बीटा शीट्स। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है वो क्या करेगा, बाइंड करेगा टाटा ऑन प्रोमोटर। जो टाटा सीक्वेंस है, टाटा जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर सीक्वेंस जो टाटा है ना, वहाँ पे ये बाइंड करेगा। कौन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। देखिए जैसे यहाँ बाइंड कर गया TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ये टाटा जो है, टाटा के ऊपर ये बाइंड कर देगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D हैज TBP। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास क्या है, TBP है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, ये टाटा पे बाइंड करता है, इनके पास टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है विच बाइंड टू टाटा एंड बेंड। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या हो रही है, इसको 80 डिग्री बेंड कर देते हैं। जब ये करेगा, जब ये यहाँ पे टाटा जो है प्रमोटर जो है, वहाँ पे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन की मदद से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जब बाइंड करेगा, है ना, टाटा कहाँ पे, टाटा सीक्वेंस कहाँ पे है, वो है 30 न्यूक्लियोटाइड अवे है। टोटल ये पूरा जो है
प्रमोटर से 30 न्यूक्लियोटाइड अवे जो टाटा सीक्वेंस है, और टोटल फिर ये हो गया 40 न्यूक्लियोटाइड, 10 ये हो गया, है ना। ऐसे तो जब ये बाइंड करेगा इससे, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D क्या करेगा, बेंड कर देगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, बेंड कर दिया। और कितना बेंड किया, 80 डिग्री यहाँ पे बेंड करा। 80 डिग्री यहाँ पे इस पेन से लिखता हूँ, 80 डिग्री यहाँ पे बेंड करेगा। तो जब ये 80 डिग्री यहाँ पे बेंड कर रहा है, तो क्या होगा, फिर आगे का प्रोसेस हमारा चालू होगा। देखिए यहाँ पे मैंने बेंडिंग शो करी है। फिर जो है देखिए TBP पे, टाटा बेंडिंग प्रोटीन जो है वो टाटा के ऊपर उसने ट्रांजिशन फैक्टर 2D को यहाँ पे बाइंड कर दिया। फिर आएगा ए का क्या काम है वो देखते हैं। देखिए टाटा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए का जो क्या काम है वो देखते हैं। हेल्प करते हैं इन बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी का ये मदद करते हैं बेसिकली विद प्रोमोटर। इसका कुछ काम नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा और वो बी को लाने की मदद करेगा। सबसे पहले आया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी, फिर आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए, फिर आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B। तो बेसिकली ए का यही काम है, वो बी को ला रहा है, ठीक है। ए का कुछ ऐसा कुछ काम नहीं है। तो अभी तक हमारे पास क्या क्या आ गया, सबसे पहले आया डी आया, फिर आया ए, फिर आया बी, ठीक है। तो इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखते हैं। बी का रोल है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का रोल क्या है, वो हेल्प करेगा रिक्रूटमेंट ऑफ RNA पॉलीमरेज 2। मेन काम, बेसिकली मेन काम तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी का ही है। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी है वो ही तो क्या कहते हैं, जो हमारा ये जो RNA पॉलीमरेज बना हुआ है इसके ऊपर वो उसको लेके आ रहा है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी जो है RNA पॉलीमरेज 2 को लेके आ रहा है। फिर RNA पॉलीमरेज 2 जब आएगा फिर तभी आगे का प्रोसेस होगा। तो इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। और ये यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट लिखी है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B है ये ये इंटरेक्ट करते हैं अल्फा हेलिक्स से। ये इंटरेक्ट करते हैं किससे, अल्फा हेलिक्स से इंटरेक्ट करते हैं एंड मेजर ग्रूव में ये करते हैं अल्फा हेलिक्स से। और पहले जो हमारे पास डी वाला जो था, डी वाले का क्या रोल था, बेंड करवाता है ना। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो है वो बेंड करवाता है और वो माइनर ग्रूव से अटैच हो रहा था। ये वाला जो है वो मेजर ग्रूव से अटैच हो रहा है। तो डी और बी, डी जो है वो माइनर, बी जो है वो मेजर ग्रुप से बाइंड कर रहा है, और डी वाला जो है वो बीटा शीट के थ्रू कर रहा है, ये अल्फा हेलिक्स के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है। ये आपको याद रखना है। अल्फा देखिए बी पहले आता है, डी बाद में आता है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है इसलिए वहाँ पे अल्फा हेलिक्स है, और डी जो है वो बाद में आता है इसलिए वहाँ पे बीटा हेलिक्स है। और वहाँ मेजर पहला बड़ा वाला मेजर आप ऐसे ही आ सकते हैं। एक आप याद रखिए, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। फिर देखिए RNA पॉलीमरेज 2 को ले आया बी, पहले डी आया, फिर आया ए लाया बी को, बी लाया RNA पॉलीमरेज 2 को, फिर RNA पॉलीमरेज 2 को लाया ये, फिर आएगा F, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F, ये वाला F। ये करेगा, हेल्प करेगा RNA पॉलीमरेज 2 बाइंड टू द प्रमोटर से ये बाइंड करेगा। प्रमोटर कहाँ है, प्रमोटर देखिए ये तो टाटा पे बाइंड कर रहा ना इसने। ये सारा खेल जो है यहाँ पे बाइंड हो गया, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन हो गया। फिर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F है वो प्रमोटर, क्योंकि 30 न्यूक्लियोटाइड अवे है तो वो फिर वहां जाकर वो बाइंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F, क्योंकि वो आगे है इसलिए वो आगे जाके बाइंड कर रहा है। फिर देखिए फिर क्या होगा, फिर अब आगे की कहानी देखते हैं। तो हेल्प करेगा टू बाइंड टू द प्रमोटर, इंटरेक्ट विद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B अपॉन बाइंडिंग। और किससे इंटरेक्ट करता है ये, बी वाले से, और हमारा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो है बी वाले से, और इससे इन दोनों से इंटरेक्ट करेगा यहाँ पे। और ये F वाला बेसिकली हमारे को इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि प्रमोटर से बाइंड करेगा, मोटर से बाइंड होगा, फिर आगे काम शुरू होगा ना। प्रिवेंट पॉलीमरेज टू कॉन्टैक्ट DNA आउटसाइड ऑफ द प्रमोटर। और एक इंपॉर्टेंट और काम है इसका कि ये RNA पॉलीमरेज 2 जो है
उसको प्रिवेंट करता है कि वो किसी और प्रमोटर से जो है वो बाइंड ना करे। सिर्फ जो अंदर का प्रमोटर है, इसका जो प्रमोटर, इस वाले डीएनए का जो प्रमोटर है उसी से बाइंड करे, किसी दूसरे प्रमोटर से बाइंड ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे डीएनए आपस में होते हैं ना एक जगह में, तो किसी और से ना करें। ये था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ का काम। एफ। अब आएगा हमारा ई वाला। ई का क्या काम है? बाइंड प्री इनिशिएशन फैक्टर एंड हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। ये 2H की बाइंडिंग के लिए मदद करेगा, 2H की। इसका बस यही है कि इसका यही काम है, ई का यही काम है, H की बाइंडिंग में मदद करवाना, जो इसका इंपॉर्टेंट काम है ई वाले का, H। और H का तो बहुत ही अच्छा रोल है, तगड़ा रोल है, जिसका इसका रोल जो है अभी हम देखते हैं। हेलिकेज, इसका हेलिकेज एक्टिविटी इसके पास है ना, 2 एक्टिविटी इसके पास है, जो जान लेते हैं इसके बारे में। H, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H का क्या काम है? ये लार्ज कॉम्प्लेक्स है, 9 सब यूनिट का ये बना हुआ है, 7 सब यूनिट और 2 सब यूनिट, दो हिसाब से अगर हम इसकी ब्रांचिंग देखें, 2 यूनिट इसमें ऐसे बन रही, एक 7 यूनिट, एक 2 यूनिट, 2 सब यूनिट। 7 सब यूनिट जो है वो उनके पास है काइनेज एक्टिविटी, और 2 सब यूनिट जो है उनके पास है एटीपीएज एक्टिविटी। बेसिकली जो एटीपी ऐड करने का काम करवाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाना, है ना। काइनेज एक्टिविटी का मतलब है फॉस्फोराइलेशन करवाना। काइनेज का मतलब ही होता है फॉस्फोराइलेशन करवाना एट सेरिन 5 ऑफ सी टर्मिनल डोमेन। हम इसको आगे देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन इलॉन्गेशन में, वहाँ पर इसका हमें अच्छे से समझ आएगा कि इसके पीछे क्या कारण है। ये जो फॉस्फोराइलेशन सीरिन 5 पर सी टर्मिनल डोमेन में हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। और टेल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे? सीरिन 5 ऑफ सी टर्मिनल डोमेन। जो सी टर्मिनल डोमेन है, एक इधर वाला सी टर्मिनल, एक इधर वाला एन टर्मिनल, 2 डोमेन होते हैं, एक सी टर्मिनल डोमेन होता है, एक एन टर्मिनल डोमेन होता है। तो सी टर्मिनल डोमेन में ये फॉस्फोराइलेशन करवाना, और टेल में टेल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज की जो टेल है वहां पर भी ये फॉस्फोराइलेशन करवाता है। प्रमोटर एस्केप, बेसिकली उसको हम कह सकते हैं प्रमोटर एस्केप। प्रमोटर एस्केप अगर होगा तब ही हमारा ट्रांसक्रिप्शन इलॉन्गेशन होगा। प्रमोटर जब आगे भागेगा, प्रमोटर से जुड़ने का काम करवाया एफ ने, है ना। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H जो है उसकी जो काइनेज एक्टिविटी है, जो 7 सब यूनिट के पास काइनेज एक्टिविटी है, उसकी काइनेज एक्टिविटी करवा रही है प्रमोटर एस्केप। प्रमोटर एस्केप होगा तो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन का इलॉन्गेशन होगा। और उससे पहले जो उसकी 2 सब यूनिट होती हैं वो एटीपीएज एक्टिविटी करवाती हैं। इन सब चीज़ों में जो प्रमोटर एस्केप है, उसका आगे भागना, इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बिना एनर्जी के काम नहीं होगा। तो इसलिए इसकी जो 2 सब यूनिट होती हैं, 9 सब यूनिट्स में से 2 सब यूनिट जो होती हैं उनके पास एटीपीएज की एक्टिविटी होती है, लाइक हेलिकेज की तरह उसके पास एक्टिविटी होती है। हेलिकेज का काम क्या होता है? खोलना। जो ये जो 2 स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड ऐसे हैं, इसको खोलना, ऐसे खोल देना, फिर ही यहाँ पे आगे का काम होगा, ठीक है। तो उस हेलिकेज एक्टिविटी उसके पास होती है। मेल्ट करते हैं बेसिकली वो प्रमोटर को मेल्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम देखिए, फिर क्या हुआ, ऐसे देखिए, ऐसे खोल रहे हैं, है ना। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H आया, सबसे पहले आया हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D, फिर हमारे पास आया, लगा इसे किस पे लगा? टाटा जो टाटा था, टाटा वाला जो सीक्वेंस था उसमें ये जुड़ा। किसके थ्रू जुड़ा? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू जुड़ा। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जुड़ा। फिर ये लाया, फिर करवाया इसने बेंडिंग, 80 डिग्री के इसने बेंड करवा दिया। फिर क्या करवाया इसने? फिर
ए वाला आया, ए वाला ने कुछ नहीं किया, ए वाले ने बी को लाया। बी का एक इंपॉर्टेंट काम है, बी का इंपॉर्टेंट काम ये रहा कि उसने रिक्रूट किया आरएनए पॉलीमरेज को, आरएनए पॉलीमरेज को, है ना। और बी वाला बेसिकली इंटरेक्ट करता है अल्फा हेलिक्स से, क्योंकि ये सब यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये क्योंकि ये जो डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर ये सीधी एक लाइन थोड़ी ना है, ये एक पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, जो कि शीट से हेलिक्स से मिलकर बना हुआ है। बायोकेमिस्ट्री है इसके पीछे। तो उसमें जो अल्फा हेलिक्स है वहां पर बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b, और जो डी वाला है वहां पर बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी वाला बाइंड करता है बीटा शीट से, अल्फा हेलिक्स से करता है बी वाला, ये करता है बीटा शीट से, और ये मेजर ग्रुप में बाइंड करता है, ये माइनर ग्रुप में बाइंड करता है डी वाला। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद डी आया, डी के बाद आएगा एफ का काम है प्रमोटर के साथ बाइंड करवाना। फिर प्रमोटर का काम, प्रमोटर के साथ जब बाइंड हो जाएगा फिर आएगा ई का यही काम है कि एच को लेके आना। फिर प्रमोटर के साथ बाइंड कर दिया एफ ने, एच का काम है अपनी एटीपीएज एक्टिविटी की मदद से और काइनेज एक्टिविटी की मदद से फॉस्फोराइलेशन करवाना इन द सीरीन 5 ऑफ सी टर्मिनल डोमेन एंड इन द टेल। जब ये सब वो करवाएगा तो क्या होगा, प्रमोटर क्लियरेंस होगा। प्रमोटर के साथ बाइंड एफ ने करवाया, एच ने करवाया प्रमोटर क्लियरेंस अपनी दो एक्टिविटी की मदद से, एक एटीपीएज एक्टिविटी की मदद से और एक काइनेज एक्टिविटी की मदद से। तो जब ये होगा बेसिकली ये मेल्ट कर देगा डीएनए को। फिर क्या होगा, ये है एक प्रकार से प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये सारा कॉम्प्लेक्स जो इसमें ये सब जुड़ रहे हैं ये है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन से पहले बनता है ये कॉम्प्लेक्स। फिर जब ये प्रमोटर क्लियरेंस होती है तब इनिशिएशन शुरू होती है। फिर जो सी टर्मिनल डोमेन में भी हमने देखा वो भी हम देखेंगे कि वहाँ पे कैसे, फिर वो ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है, ओपन खुल गया। ये याद रखो, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बाद बन रहा है ओपन कॉम्प्लेक्स जो वो खुल रहा है। अब हम देखते हैं ये जो यहाँ पे फॉस्फोरेशन करवा रहा है सीरीन 5 में, जो सी टर्मिनल डोमेन में जो फॉस्फोरेशन करवा रहा है ये क्या है। ये देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है डायग्राम। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इलोंगेशन हम कल से पढ़ेंगे। उससे पहले आप यहाँ देख लीजिए, ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज एफ जो है, एफ ने प्रमोटर में बाइंडिंग करवाई है ना, डी ने बेंड करा, बी ने क्या करा, बी ने रिक्रूट किया आरएनए पॉलीमरेज 2 को, एफ ने जो इंपॉर्टेंट काम बता रहा हूँ उनके काम बता रहा हूँ। फिर एफ ने क्या किया, प्रमोटर पे बाइंडिंग करवाई, प्रमोटर क्लियरेंस एच ने करवाया, और प्रमोटर एच की काइनेज एक्टिविटी जो है उसने फॉस्फोराइलेशन भी करवाया। टेल में सीरीन के जो 5 जो है सी टर्मिनल डोमेन में वहाँ तो करवाया ही उसने फॉस्फोराइलेशन। देखिए जो प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज की जो टेल है, ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज है, इसकी जो टेल है यहाँ पर भी फॉस्फोराइलेशन करवाया। फिर जब यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होगा तो इसके पास जो एच है, इसके पास क्या है, इसके पास एटीपीएज एक्टिविटी भी है, तो प्रमोटर क्लियरेंस हो जाएगा। प्रमोटर क्लियरेंस जब होगा तो क्या होगा, ओपन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ओपन कॉम्प्लेक्स, प्रमोटर एस्केप होगा, प्रमोटर से आगे जाएगी, प्रमोटर से बाइंड तो हो गया था, फिर प्रमोटर से आगे जाएगा। ये सारा आरएनए पॉलीमरेज जो है उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है बेसिकली इसका काम यही है, फॉस्फोरेशन करवा दिया, एटीपीएज एक्टिविटी मिल गई, एटीपीएज से आगे बढ़ेगा, फिर देखिए इलोंगेशन होगा, है ना। अभी भी हम कल पढ़ेंगे और कौन से इलोंगेशन के फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। आज के लिए इतना ही अभी हम पढ़ते हैं, फिर कल हम बढ़ेंगे पूरा। तो आप अच्छे से सारे लेक्चर्स देखिए, क्योंकि पीछे के जो लेक्चर्स हैं उसमें सब कुछ हो चुका है। स्टोन वाला पार्ट हो गया, है ना, रेप्लिकेशन का पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, फिर डीएनए रिपेयर का पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, अब ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया, उसका पार्ट 1 भी हो गया, ये ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट 2 है। फिर कल जो है हम इसका करेंगे इलोंगेशन, फिर कैपिंग करेंगे, स्प्लाइसिंग करेंगे, फिर हम
ये सारा जो है हमारा प्रोसेस जो ट्रांसलेशन की तरफ जाएगा, उससे पहले हम ले कैपेरॉन भी करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है शॉर्ट नोट से मैं करवा रहा हूँ, तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ऋषभ लाइफ साइंसेज़ को, जो आप इससे जुड़े रहेंगे। अभी फ़िलहाल ये जो सारा ये शॉर्ट नोट से चल रहा है यहाँ पे प्रोसेस, है ना? आपको किसी टाइम पे मैं पूरा डिटेल्ड में भी अच्छे से समझाऊँगा, पर अभी फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए जो अभी मैं शॉर्ट नोट से पढ़ा रहा हूँ, अभी आप फ़िलहाल शॉर्ट नोट से तो पढ़िए, है ना? तो आपको फिर अच्छे समझ आ जाएगा। तो जो रिवीजन कर रहा है उसके लिए शॉर्ट नोट्स मस्ट है। वो शॉर्ट नोट्स बनाए, उस शॉर्ट नोट से पढ़े, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे एक निमोनिक्स जो मैंने लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है डी, डॉग ईट्स द एप्पल। फिर आता है ए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए। प्ले विद बॉल, फिर आता है बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी। गेट्स टायर्ड एंड सिट इन फ्रंट ऑफ फैन, फिर एफ आता है, बी एफ को लेके आता है। व्हेन ही सी एलिफेंट, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 ई, ही रन अवे इन हेलीकॉप्टर, एच। तो ये एक निमोनिक आप याद कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक निमोनिक मैंने बनाया हुआ है। डॉग ईट द एप्पल, प्ले विद बॉल, गेट्स टायर्ड एंड सिट इन फ्रंट ऑफ फैन। व्हेन ही सी एलिफेंट, ही रन अवे एंड इन हेलीकॉप्टर। एक बार फिर से बोलता हूँ। डॉग ईट्स द एप्पल, प्ले विद बॉल, गेट्स टायर्ड एंड सिट इन फ्रंट ऑफ फैन। व्हेन ही सी द एलिफेंट, ही रन अवे इन हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पे डॉग जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ए से एप्पल, बी से बॉल, एफ से फैन, एलिफेंट से ई और हेलीकॉप्टर से एच। तो एक प्रकार का सिनेरियो जो है वो मैंने यहाँ पर याद करने के लिए बनाया है। जो हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो हमारे आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर, हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो आते हैं और जो जो अपना रोल प्ले करते हैं ना, वो तो हमें याद ही रखना है। रोल तो हमें अपने आप याद रखना है, पर उनकी जो टाइमिंग है उसके लिए ये निमोनिक बना है कि कैसे आते हैं। तो आप ये ज़रूर लर्न करें, लिखें इसको, है ना? तो आपको, और सिंपली आप इसको इस हिसाब से भी याद कर सकते हैं अगर आपको सिंपल मंत्र चाहिए। डैब फेह, डैब फेह, DAB, डैब फेह। डी पहले आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर एफ आएगा, फिर ई आएगा, फिर एच आएगा। या आप वो बड़े वाले निमोनिक से याद करें, या आप छोटे वाले निमोनिक से याद करें, जो कि है डैब फेह। एक प्रकार का मंत्र लग रहा है ये, देखिए, डैब फेह। तो इसे ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं मंत्र के थ्रू, जो मंत्र है। अब हम आगे इलोंगेशन, कल अब हम इसको पढ़ेंगे इलोंगेशन को। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें ऋषभ लाइफ साइंसेस को, ठीक है फ्रेंड्स? हैव अ नाइस डे। मिलेंगे अगले वीडियो में।